नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी कहिए आप, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि फंस जाते हैं। 2-3 नंबर का, तो 3 नंबर तो फिक्स मान करके चलिए कि 3 से 4 नंबर तक आ जाता है कभी कभी। तो देखिए, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जो सम लगे यानी समान लगे, श्रुत मतलब सुनने में, पर जिनका अर्थ भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं श्रुत सम या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। भिन्न अर्थक मतलब भिन्न अर्थ वाले, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ वाले शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में श्रुत यानी सुनने में, सम यानी समान लगे, लेकिन भिन्न अर्थ रखें आपस में, ऐसे शब्दों को श्रुत सम या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आज तक मैंने चैनल पर इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। यह पहला वीडियो है। चुनिंदा शब्द लेकर के आया हूं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए गए हैं। मैं ऐसे ही आजकल शब्दों को, प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपका फायदा है। और एक बार पहले से ही रिक्वेस्ट मैं कर लेता हूं कि इसे पूरा देखिए, और दूसरी चीज, तुरंत लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, पूरा देखिए, तुरंत लाइक करिए, और देखने के बाद दूसरों तक भी इसे शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का पहला शब्द जो है, जो एक जैसा लग रहा है, यहां मैंने लिखा है अर्घ और अर्घ्य। फर्क दोनों में क्या है? ये अर्घ है, ये अर्घ्य है। अर्घ जो होता है उसको हम कहते हैं अंजलि भर जल देना। जैसे हम कहते हैं हमने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देने का मतलब होता है दोनों अंजलि में, मतलब ये पूरा जो ऐसे हम कर लेते हैं तो इसको अंजलि कहते हैं। अंजलि से जल पूरा लेना और अर्पण करना, देवता को अर्घ देना कहलाता है। ठीक है, आगे अर्घ्य का मतलब होता है बहुमूल्य। आगे देखते हैं दूसरा, अर्चन मतलब पूजन और अर्जन मतलब कमाना। अर्चन और अर्जन सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ देखिए डिफरेंट है। अर्चन का मतलब आप जानते होंगे पूजन होता है, और अर्जन का मतलब होता है कमाना। ज्ञात और ज्ञाति में फर्क है। ज्ञात यानी जाना हुआ, और ज्ञाति मतलब भाई बंधु को हम कहते हैं ज्ञाति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज्ञात और ज्ञाति अक्सर कंफ्यूज कर देता है। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। अब देखिए मात्रा से कितना डिफरेंस आ गया। सुनने में अली और अली, कभी कभी हम इसको भी अली कह देते हैं। अली और अली, अली मतलब होता है भौरा, अली का मतलब होता है सखी। छात्र, छात्र और छात्र में फर्क है। छात्र क्षत्रिय संबंधी यानी क्षत्रिय धर्म, ठीक है, छात्र। और छात्र मतलब विद्यार्थी, आप जानते हैं। अवधि और अवधि अक्सर कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, ठीक है, और अवधि का मतलब होता है अवध की एक भाषा जिसका प्रयोग तमाम सारे महान कवियों ने किया है। जिस भाषा जो अपने समय में भाषा रही है, अब तो वो बोली का एक रूप बन करके रह गई है, क्योंकि उसमें साहित्य रचना नहीं हो रही है, पहले हुआ करती थी। तो अवधि एक भाषा थी उस समय, अब अवध क्षेत्र की बोली रह गई है। ठीक है, अवधि का मतलब समय और अवधि का मतलब अवधि बोली, या हम कह सकते हैं कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। आगे हास, हास मतलब हास्य रस का स्थायी भाव को हम हास कहते हैं। और ह्रास का मतलब होता है क्षीण होना या क्षति होना, नुकसान होना, उसको ह्रास कहा जाता है। अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग। ठीक है, अब देखिए सियाराम शरण गुप्त की कविता, कई तरह के और भी कवि हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताओं में इस शब्द का प्रयोग भरपूर किया है। ठीक है, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। तो अवयव का मतलब होता है अंग। अव्यय आप जानते हैं, अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि आते हैं। अव्यय मतलब जो ऐसा शब्द जिसमें कोई विकार ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। और अवयव यानी अंग। आगे देखिए हंस और हंस। हंस और हंस में क्या फर्क है? हंस जो है, यहां चंद्रबिंदु लगा है ह के ऊपर,
और यहाँ दूसरा जो हंस लिखा है, यहाँ ह में अंक यानी अनुस्वार की मात्रा दी गई है। पहले वाले में ह के ऊपर चंद्रबिंदु अर्थात अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, इसको हम कहेंगे हंस। हम कह सकते हैं रमेश जरा तू हंस। हंस मतलब हंसने की क्रिया, और हंस मतलब आप जानते हैं एक पक्षी का नाम है। आगे देख लेते कुछ और शब्द। अवरोध यानी रुकावट, और अविरोध मतलब विरोध करना, अविरोध मतलब जिसका विरोध ना हो यानी बिना विरोध के, और यहाँ उपसर्ग लगा है। अब देख लीजिए अवरोध और अविरोध सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, श्रुत सम है, लेकिन भिन्न अर्थ है। एक का अर्थ है रुकावट और दूसरे का अर्थ है बिना विरोध के। कितना डिफरेंस है हट और हट। मित्रों मैं बार बार आपसे कहूंगा कि बीच में वीडियो छोड़ करके मत जाइए, आपका नुकसान होता है। ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है जो आधे घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला है, 20-22 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि आप लास्ट तक बने रहे। अगर इतने शब्द आपके काम आ गए, अगला पार्ट मैं और लाऊंगा, उसके बाद का पार्ट लाऊंगा, तो कम से कम कुल मिलाकर के 80 से 90 शब्द आपके पास हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, जो कॉमन, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ नए जो आ सकते हैं वो भी मैं लेकर के आया हूं, तो गौर करिए, ध्यान दीजिए। हट और हट, हट का मतलब होता है परे हो। हम कहते हैं ना तू हट यहां से, हट मतलब परे हो जाना, हट मतलब जिद। हम कहते हैं ना कि भाई मोहन तो बड़ा हट करता है, हट यानी जिद करता है। हल्का और हल्का फर्क देखिए, ठीक है। कोई पुलिस वाला कहता है भाई आज मैं अपने हल्के में गया था, वहां कोई अपराध नहीं है, क्षेत्र बड़ा शांत दिखाई दिया। हल्का, हल्का मतलब क्षेत्र, और हल्का यानी कम। आप जानते हैं हल्का वजन में भी हल्का, या किसी और चीज में हल्का, हल्का का मतलब कम, कम से आंका जाता है, ठीक है। हरि और हरि में क्या फर्क है देखिए। हरि शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए भी किया जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है इस हरि का प्रयोग शेर यानी सिंह के लिए भी किया जाता है, बंदर के लिए भी किया जाता है। या हरि शब्द का ज्यादातर प्रयोग विष्णु के लिए किया जाता है। हरि यानी हरे रंग की, ठीक है। हरी साड़ी हम कहते हैं, हरि यानी हरे रंग की, हरि यानी विष्णु। अवश्य और अवश्य, अवश्य का मतलब होता है जो वश में न हो, जो अपने अधीन न हो। अवश, वश है ना यहाँ पे, वश, वश मतलब अधीन, अवश मतलब वश में न होना। और यहां लिखा गया अवश्य यानी जरूर, अवश्य अवश्य, देखिए लगभग मिलता जुलता है, साउंड यानी समान लग रहे हैं सुनने में ये दोनों, इसीलिए कहा गया इसको श्रुत सम या सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो भी कहिए। अशोच यानी चिंता रहित, हम कहते हैं ना अशोच चिंता रहित। और यहां लिखा गया है अशौच अपवित्रता। आगे देख लेते हैं असन, आसन, असन यानी भोजन, और आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु को हम आसन कहते हैं। कटक और कटुक में बहुत फर्क है। कटुक कड़वा और कटक सेना, ठीक है। आगे कृषाणु और कृषाण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया, आप बिलीव करिए कृषाण शब्द किसका पर्यायवाची है, अक्सर पूछा जाता है। आप उठा करके देख लीजिए किसी साल का प्रश्न पेपर, 2-3 साल के अंदर में आपको एक बार ये पूछा हुआ जरूर मिलेगा। तो कृषाणु का मतलब होता है आग, अनल हुतासन पावक लघु चेत शाम, ये सब आग की पर्यायवाची है। कृषाणु भी आग की पर्यायवाची है। कृषाण मतलब होता है किसान। आगे देख लेते हैं यहाँ कुजन यानी दुर्जन, कुजन, कु यानी बुरा, जन यानी आदमी, ऐसा आदमी जो बुरा है उसको क्या कहेंगे, दुर्जन, ठीक है। कुजन, कुजन यानी पक्षियों का बोलना, पक्षी कुजन कर रही है यानी बोल रही हैं, पक्षियों का कुजन सुनाई दे रहा है, पक्षियों का बोलना सुनाई दे रहा है। कुंजर यानी हाथी, और कंजर यानी नीच आदमी, ठीक है। अंतर समझिए, कुंजर ठीक है हाथी, और कंजर नीच आदमी। आगे काश, कुंजर आप पर्यायवाची हाथी की जब याद करते होंगे, ठीक है, तो उसमें गज और कुंजर ये सब आता है। तो कुंजर यानी हाथी को कहते हैं कुंजर, और कंजर यानी नीच आदमी। काश कहते हैं कि काश मैं वहां पहुंच गया होता, शायद से अर्थ लिया जाता है। काश, अब देखिए यहां तालब विषय था, यहां दंत स है। काश का मतलब होता है खांसी। कितना अंतर है काश और काश में, ठीक है। उत्तर भारतीय लोग अक्सर काश नहीं बोलते, काश, काश हम वहां पहुंच गए होइत, ठीक है। काश
भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो काश यानी शायद और काश यानी खांसी। करीश सूखा, करीश यानी गजराज हाथी। खल दुष्ट को कहते हैं, खलु लग गया ल में छोटा ऊ, तो खलु का अर्थ ही या तो से लिया जाता है। ठीक है, तो ये गौर करिएगा, खल और खलु में बहुत डिफरेंस है। खरा विशुद्ध, विशुद्ध को हम खरा कहते हैं, यानी वह बड़ा खरा आदमी है। खरा यानी और विशुद्ध प्योर आदमी, उसमें कोई चीज मिली नहीं है, जो भी बात कहनी है साफ साफ कहता है, तो बड़ा खरा आदमी है। ठीक है, खर्रा, वो कहते हैं भैया उस बनिए की दुकान पर जाओ तो लंबा सा खर्रा तैयार करके दे देता है, भैया इतना बकाया है। खर्रा का मतलब होता है लंबा चिट्ठा। ठीक है, लंबी बिल बना करके देता है, खर्रा उसको कहते हैं। खर्रा और खरा, देखिए उच्चारण में भी फर्क है, लेकिन सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, और कभी कभी उच्चारण की गलतियां हो जाती हैं तो दोनों एक जैसे लगते हैं। खरा खर्रा। आगे देखते हैं, गण और गण्य, फर्क है। गण गणीय, गण यानी समूह। हम कहते हैं ना कि भाई आचार्य गण यूज करते हैं हम, अध्यापक गण, छात्र गण। तो गण शब्द जो है समूह के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, छात्रों का समूह ना लिख करके हम लिख देते हैं छात्र गण। गण यानी समूह, और गण्य यानी गिनने योग्य, जिसको गिना जा सके, जो गण्य है। गणना यानी गिनती, और गणना देखिए फर्क है, ये नासिका से उच्चारण होता है क्योंकि पंचमाक्षर है, आप जानते हैं ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग का पांचवा अक्षर है, और जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं वो नासिका से उच्चारण उनका किया जाता है। ठीक है, इसीलिए उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, गणना गिनती, और गणना देखिए ये गणना है, इसमें नाक बिल्कुल प्रयोग नहीं होती। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन इसको कहते हैं। ट वर्ग में जो ड होता है उससे अतिरिक्त रूप से बनाया जाता है, ड के नीचे डॉट लगा दिया जाता है, ढ के नीचे डॉट लगा दिया। इन दोनों अक्षरों को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। गणना यानी चुभना। ठीक है, और गणना यानी गिनती। चपत यानी तमाचा। ठीक है, आज मैंने अपने बेटे को एक कस के चपत लगाई। ठीक है, आज मैंने बेटे को कस के चपत लगाई, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था। चपत यानी तमाचा। चंपत यानी गायब हो जाना, भाई उसने तो मेरा पैसा लिया और चंपत हो गया। तो चंपत होना यानी गायब होना। चपत और चंपत में फर्क है। तो मैं समझता हूं मित्रों, आज तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शब्द लेकर के नहीं आया, इतने शब्द मैं समझता हूं ये पार्ट 1 के लिए काफी है। पार्ट 2 अगर ज्यादा खुराक दी जाएगी तो ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ज्यादा खाना नहीं है, उतना खाइए ताकि आप हजम कर सके। तो मैं उतना ही डोज आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर 25 का भी 3 सेट हुआ तो 23 आपका टोटल हो जाएगा 75 वर्ड्स। तो ऐसे शब्दों को लेकर के मैं आने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में सफल हो सके। अगली वीडियो में एक नए उपयोगी विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत